एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाली हूँ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। इसके पहले लेक्चर्स में मैंने आपको हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड रेस्पिरेशन के कुछ जो बेसिक टर्म थे, ट्रैकिया, लंग्स, एल्वियोली, ब्रोंकियोल्स, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की मैकेनिज्म क्या होती है, इंस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सपिरेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन किस तरीके से होता है, और कैपेसिटीज़ के बारे में, जो ब्रीदिंग कैपेसिटीज़ है उसमें वाइडल कैपेसिटी, ERV, IRV, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन नोट्स के आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रीदिंग कल मैंने बताया था, जो प्रोसेस होता है, आप इनहेल करते हैं यानी कि सांस को अंदर लेते हैं और एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ब्रीदिंग। आज उसी की मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। बेसिकली दो चीज़ों के बारे में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक, इनहेलेशन या इंस्पिरेशन जिसको कहते हैं, एक्सहेलेशन या इंस्पिरेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक टाइम दिया गया है कि जो आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है वो कितने टाइम में होता है, 12 टाइम्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 12 बार ये होता है। जिसमें इनहेलेशन का प्रोसेस 2 सेकंड का टाइम लेता है और एक्सहेलेशन का प्रोसेस 3 सेकंड का टाइम लेता है। ठीक है, यानी कि इनहेल जब आप करते हैं तो जल्दी करते हैं, लेकिन जब एक्सहेल आप करते हैं तो उसे धीरे करते हैं। कभी भी आपको देखिए, जो योगा या व्यायाम वगैरह करवाया जाता है, फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, तो उसमें कहा जाता है इनहेल करिए और एक्सहेल जब करिए, यानी कि सांस को जब छोड़िए तो धीरे धीरे छोड़िए। तो वही बताया गया है यहाँ पे कि जो इनहेलेशन का प्रोसेस होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, वो एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब इसमें एनर्जी लगती है। ठीक है, जब सांस को आप लेते हैं, ठीक है, तो उसमें एनर्जी लगती है और इनहेलेशन होता है, और आपकी जो मसल्स होती हैं डायाफ्राम की, वो क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि सिकुड़ती हैं। अगर वो इस तरीके से है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके इस तरीके में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या होता है इसमें, इट अकर्स इफ प्रेशर विद इन लंग इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब इनहेलेशन कब होता है, जब आप जो आपके लंग के अंदर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक, मतलब बाहर का जो प्रेशर है उससे वो प्रेशर क्या हो, कम हो। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन क्या होता है, पैसिव पैसिव प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी नहीं निकलती, इसमें आसानी से ये निकल जाता है। और इसमें मसल का क्या होता है, रिलैक्सेशन, यानी मसल जो इस फॉर्म में थी वो इस फॉर्म में आके, पहले जो इनहेल करते वक्त ऐसी हुई थी अब वो इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है एक्सहेल करके। ठीक, और ये कब होता है, जब आपका जो प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या होता है, हायर होता है किसके, लंग के प्रेशर से। ठीक है, यहाँ पे लेस देन लंग प्रेशर होता है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है। ठीक है, इन दोनों को जो काम करते हैं, ये दोनों डायाफ्राम एंड सेट ऑफ मसल्स हेल्प इन जनरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। ठीक है, दो तरह की एक्सटर्नल, ठीक है, और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, अभी मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। इंटरकॉस्टल मसल ये हेल्प करती हैं आपके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। वो इंटरकॉस्टल मसल्स यहाँ पे दिया गया है, एक हेडिंग, मसल्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के टाइम पे कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती हैं, तो सबसे पहली इंटरकॉस्टल मसल, दूसरी फ्रेनिक या रेडियल मसल, और तीसरी एब्डोमिनल मसल्स। ये 3 मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, फ्रेनिक मसल को मसल ऑफ डायाफ्राम भी कहा जाता है, जो इस तरीके से आपका डायाफ्राम पाया जाता है। ठीक है, इसकी मसल को क्या कहा जाता है, फ्रेनिक मसल कहा जाता है। अब जो आपके इंटरकॉस्टल मसल होते हैं वो दो तरीके के पाए जाते हैं। ये जो रिब्स पाई जाती हैं इस तरीके से, 12 पेयर ऑफ रिब्स, जो मैंने आपको दिखाया था, बोला था कि एक्सरे वगैरह जब भी आप करवाते हैं तो ये रिब्स आपकी दिखती हैं। ठीक है, उनके बीच में लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये रिब्स के बीच में पाई जाती हैं, क्या, इंटरकॉस्टल मसल। और ये 2 टाइप की होती हैं, कल मैंने आपको बताया भी था, ट्रू और फॉल्स। ठीक, ट्रू जो होती हैं वो डायरेक्ट बोन से अटैच होकर निकलती हैं, और फॉल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि 7 नंबर की ही बोन से फिर क्या होती है, ये निकलने लगती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स 2 मैंने आपको बताया था।
तो ये जो दो इसमें पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जिसे EICM, आगे जब भी मैं पढ़ाऊंगी तो इसी शॉर्ट फॉर्म को लिखूंगी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये 11 पेयर होते हैं, और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जिसे IICM, ठीक है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है, कॉस्टल मसल IICM बोला जाता है, ठीक है। ब्रीदिंग टाइप किस तरह की होती है, दो तरह की, तीन तरह की आप कह सकते हैं ब्रीदिंग टाइप होती हैं। एक तो होती है दो तरह की, नॉर्मल ब्रीदिंग, दूसरी होती है फोर्सफुल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या करते हैं आप, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और रेडियल मसल होता है, और रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और रेडियल मसल होता है, ठीक है। लेकिन फोर्सफुल ब्रीदिंग क्या होती है, फोर्सफुल ब्रीदिंग एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब इसमें आप एनर्जी लगा के, जब भी आप देखिए अनुलोम विलोम या कोई भी योगा का प्रोसेस करते हैं तो उसमें आप फोर्सफुल ब्रीदिंग यानी फोर्स से सांस को खींचते हैं और बाहर निकालते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी दूसरी मसल से इन्वॉल्व होती हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल का, ठीक है। क्या क्या, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल का। और नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और रेडियल मसल, या इसी का रिलैक्सेशन होता है। इनहेलेशन के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सहेलेशन के थ्रू रिलैक्सेशन होता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आगे पढ़ने, ये देखिए, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ आपकी ये देखिए, ये थोरेसिक कैविटी है आपकी, बाहर की तरफ थोरेसिक कैविटी बनाई गई है, ठीक है। जब आप इंस्पायर कर रहे हैं तो आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो यहाँ पे दिखाई गई है, ये क्या हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इस तरीके से। आपका डायाफ्राम हमेशा डोम शेप्ड में पाया जाता है इस तरीके से, जैसा कि यहाँ है, ठीक है। लेकिन जब एक्सहेलेशन का प्रोसेस हो रहा है तो ये ऊपर की तरफ क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। डायग्राम को आप और अच्छे से देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ ये जा रही है, जो डायग्राम दिखाया गया है ये ऊपर की तरफ जा रही है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और डायाफ्राम क्या हो रहा है, इस तरीके से फ्लैट टाइप का हो जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन जब एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है, जब सांस आप छोड़ते हैं तो थोरेसिक कैविटी क्या होती है, अपने साइज में आ जाती है, डोम शेप्ड में आ जाती है वापस, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायाफ्राम क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो होप ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि इंस्पिरेशन के थ्रू एक्सपिरेशन के थ्रू क्या प्रोसेस होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन। इनहेलेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से इनहेलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। इनहेलेशन में क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल होता है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जो मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें क्या होता है, डायाफ्राम आपका फ्लैट हो जाता है, बिकम फ्लैट। मैंने आपको दिखाया डायाफ्राम हमेशा इस शेप में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डायाफ्राम इस तरीके से बिकम फ्लैट हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। ये देखिए डायाफ्राम यहाँ पे क्या हो जा रहा है, फ्लैट हो जा रहा है, ठीक है, ये फ्लैट हो जा रहा है इस तरीके से, ठीक, फ्लैट हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, डोम शेप्ड है। तो आपके इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, डायाफ्राम फ्लैट हो जा रहा है, रिब्स और स्टर्नम मूव कर रही हैं अपवार्ड की तरफ और आउटसाइड की तरफ। आपका एक्सटर्नम जब भी आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, जैसे इस डायरेक्शन में दिखाया, और आउटसाइड की तरफ निकल जाता है, ठीक है। रेडियल मसल में क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है, उसके वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है एंटीरियरी पोस्टीरियर एक्सिस में। जैसे आपका जो डायाफ्राम है, ठीक है, वो आपके एंटीरियर इस तरह से आपकी बॉडी मान लीजिए बना दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे पाया जा रहा है, तो ये आगे का हिस्सा हो गया एंटीरियर और पोस्टीरियर पीछे का हिस्सा हो गया पोस्टीरियर। अगर आप पीछे की तरीके से इस तरीके से बना दें, ये हेयर्स हो गए, तो पीछे की तरफ पोस्टीरियर बोला जाएगा। तो ये कैसे पाए जाते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में पाए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इंटरकॉस्टल मसल में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ भी, और डॉर्सोवेंट्रल, यहाँ पे डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में होगा, जबकि यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में होगा। अब वॉल्यूम ऑफ लंग क्या हो जाएगा, इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा, जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया। और इंटरपल्मोनरी मसल यानी कि जो लंग का प्रेशर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से लंग का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और एयर जो है कम्स इनटू लंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक, मतलब जब इन एयर जो है वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज हो जाएगा और उसका इंटरपल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो जब डिक्रीज होगा प्रेशर तो क्या होगा, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है
तो बाहर से अंदर की तरफ आप क्या लेंगे, सांस लेंगे। ठीक है, तो होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि सांस जब आप लेते हैं तो आपका क्या होता है, वॉल्यूम का जो होता है लंग का वो तो बढ़ जाता है। ठीक है, ताकि एयर कोई भी चीज़ है उसका वॉल्यूम इतना था, ठीक है, बढ़ के इतना हो जाए तो क्या होगा, एयर आके इसमें भर जाएगा अच्छे से। ठीक है, बड़ा हो गया तो एयर आके भर जाएगा, वही आपके लंग के साथ होता है, एयर आके इसमें भर जाता है। ठीक है, ताकि आप सांस भर लेंगे तो आपके जो जब एक्सहेल करेंगे तो वो अच्छे से सांस लिया आपने, इसलिए कहा जाता है अनुलोम विलोम कीजिए। क्योंकि देखिए जो नॉर्मल ब्रीदिंग आप करते हैं उसमें आपका पूरा लंग्स क्या होता है, फूल ही नहीं पाता है। ठीक है, उसको फुलाने के लिए आपको फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी पड़ती है ताकि पूरा ऑक्सीजन अच्छे से पास हो। ठीक है, तो वो गाइज ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और बीच बीच में जो अच्छे ट्रिक्स होते हैं या जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं मैं बताती रहती हूँ। अब लंग्स क्या होगा, लंग्स फूलेगा जब अच्छे से तो उसकी मसल्स जो इंटरकॉस्टल मसल हैं अच्छे से वर्क करेंगी और आपको डिजीज़ कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है मैकेनिज्म ऑफ एक्सहेलेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्सहेलेशन में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, रेडियल मसल का वर्क और इंटरकॉस्टल मसल का, और यहाँ पे फ्लैट हो जा रहा था और क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। जबकि आप जब पढ़ेंगे एक्सहेलेशन का प्रोसेस तो एक्सहेलेशन में क्या होगा, यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ रेडियल मसल होगा। ठीक है, रिलैक्स करेंगी दोनों चीज़ें जो फूली हुई हैं, अब वो क्या करेंगी, धीरे धीरे सिकुड़ेंगी। रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल हो जाएगा, डायाफ्राम नॉर्मल हो जाएगा जो इस तरीके से था अब इस तरीके में आ जाएगा, रिब्स और स्टर्नम क्या हो जाएंगी, वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाएंगी। ठीक है, जो क्या हो गई थी, फूल गई थी। वॉल्यूम ऑफ लंग क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, पहले डिक्रीज होगा मतलब हवा बाहर निकाल रहे हैं आप तो डिक्रीज हो जाएगा। जब उसमें भरी हुई थी हवा तो पहले इस शेप में था, हवा भरा तो इस शेप में होगा, फिर से वो किस में आ जाएगा, इसी शेप में आ जाएगी जब हवा बाहर निकल जाएगी। इंटरपल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा और एयर गोज आउट, जिसे एक्सहेलेशन का प्रोसेस कहते हैं। बेसिकली आप अगर इनहेलेशन का प्रोसेस पढ़ लेते हैं, इनहेलेशन आपको याद हो जाता है, तो एक्सहेलेशन को बताना बहुत ही नॉर्मल है। क्योंकि इनहेलेशन में आप क्या कर रहे हैं, इनहेलेशन में आपको सांस को अंदर लेना है, वॉल्यूम ऑफ लंग बढ़ेगा और उसका प्रेशर घटेगा और हवा अंदर आ जाएगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सब चीज़ें क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है, सारी चीज़ें डिक्रीज हो जाएंगी, इंटरकॉस्टल फ्लैट हो जाएगा, लंग का एरिया डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और एयर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो होप गाइस आपको ये एक्सहेलेशन इनहेलेशन का प्रोसेस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग में क्या होता है। ठीक है, फोर्सफुल ब्रीदिंग में क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल काम करती हैं। जबकि आपके जो नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन था वहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और रेडियल मसल काम कर रही थी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल होगा, डायाफ्राम डोम शेप में आ जाएगा यानी कि अपने कॉमन शेप में रहेगा, रिब्स और स्टर्नल इनवर्ड मूवमेंट करेंगी जबकि वहाँ पे क्या हो रहा था, आउटवर्ड मूवमेंट कर रही थी। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज लिखा हुआ है। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे, और यहाँ भी डिक्रीज हो जाएगा डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे। जबकि आपके जो नॉर्मल इनहेलेशन का प्रोसेस था वहाँ पे इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जबकि नॉर्मल इनहेलेशन प्रोसेस में क्या हो रहा था, जब आप इनहेल कर रहे थे तो इंक्रीज हो रहा था और एक्सहेल कर रहे थे तो डिक्रीज हो रहा था। ठीक, और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, फोर्सफुल एयर जो है लंग के अंदर आ जाएगी और फोर्सफुल एक्सहेलेशन हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, ये देखिए ये एक मैंने डायग्राम बताया है। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, बाहर की तरफ ये ट्रैकिया है, ये नॉर्मल डायाफ्राम का स्ट्रक्चर है, राइट लंग लेफ्ट लंग, सबसे ऊपर की तरफ पेरिटल प्लूरा जिसे आउटर कवरिंग कहते हैं, इसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। उसके नीचे की तरफ इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं। ठीक है, इन दो लाइंस के बीच में जो ये मैंने बताया है ये इसे ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कहते हैं, और ये जो इनके बीच में है उसे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर या एल्वियोलर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और ये जो इन दोनों के बीच में पाया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, इंटरप्लूरल प्रेशर। ठीक है, तो होप आपको डायग्राम के शुरू समझ में आया होगा। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर किसे कहते हैं, इंटरपल्मोनरी प्रेशर किसे कहते हैं, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा मतलब एक ही चीज़ के बीच में हो रहा, मतलब एक ही लंग में हो रहा, और इंट्राप्लूरल प्रेशर एक ही लंग में हो रहा है। ठीक है, अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक डायग्राम मैंने दिखाया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली क्या होता है, 760 mmHg पाया जाता है। ठीक है, 760 mmHg पाया जाता है। रेस्ट स्टेज में क्या होता है, इंटरप्लूरल पल्मोनरी मसल क्या होती है, 760 होती है, इंटरप्लूरल प्रेशर क्या होता है,
756 होता है। लेकिन जब आप इंस्पिरेशन करते हैं तो ये चीज़ें क्या होती हैं, मतलब आप एयर को अंदर ले रहे हैं। ये देखिए एरो के थ्रू मैंने दिखाया है 760 mmHg ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है वो क्या होता है, घट जाता है। और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है वो भी, इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है वो भी क्या घट जाता है, ताकि क्या हो, इनका जब प्रेशर घट जाएगा अंदर की तरफ तो हवा क्या होगी, देखिए कहीं भी प्रेशर अगर आप ज़्यादा लगा रहे हैं, ठीक है, कुकर प्रेशर कुकर ही आप देखते हैं तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो नॉर्मल जब आप कुकर रखते हैं तो वो सीटी नहीं मारती है। जब उसको अंदर से आप आग देते हैं, वो पूरा प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और दबाव होता है, तब जाके सीटी लगती है। उसी तरीके से अंदर का प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है। तो आप इनहेल कर रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ सांस ले रहे हैं, ठीक है। उसी तरह जब एक्सहेलेशन का प्रोसेस होगा तो वहाँ पर क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, जबकि ये क्या होगा, नॉर्मल प्रेशर पे ही रहेगा। इस तरीके से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है। ये डायग्राम अगर आप अपने एग्जाम में बताएंगे तो आपको नंबर के चांसेस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि पहले ये डोम शेप्ड था, लेकिन जब इंस्पिरेशन हुआ तो ये फ्लैट हो गया, ठीक है। फिर जब एक्सहेलेशन किया आप तो फिर से ये अपने शेप, डोम शेप में आ गया, ठीक है। तो वो गाइस इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में, जिसे पल्मोनरी कैपेसिटी भी बोला जाता है या पल्मोनरी वॉल्यूम भी बोला जाता है। इसमें आपकी 4-5 चीज़ें आती हैं। एक टीडल वॉल्यूम, दूसरा इंटर रिजर्व वॉल्यूम या कॉम्प्लीमेंट्री वॉल्यूम, तीसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या सप्लीमेंट्री वॉल्यूम, चौथा रेजिडियल वॉल्यूम। इतनी चीज़ें, 4 चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। टीडल वॉल्यूम क्या होता है, टीडल मतलब आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर और इंस्पायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है। जब नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर होता है, एक्सपायर होता है, उसे क्या कहते हैं, टीडल वॉल्यूम, मतलब आवश्यक वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है उसको। वेंटिलेशन वॉल्यूम क्या कितना होता है, 70%, 350 ml। और एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम कितना होता है, 30%, 150 ml। ये क्या होता है, रेस्पिरेशन एक्सचेंज में नहीं हेल्प करता, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या कॉम्प्लीमेंट्री वॉल्यूम क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन में जब आप कोई एयर लेते हैं अपने अंदर, उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं, जो 2500 से 300 ml के बीच में होता है, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ERV या सप्लीमेंट्री वॉल्यूम किसे कहते हैं, एडिशनल या वॉल्यूम ऑफ एयर विच ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल एक्सपेलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा था, इंस्पिरेशन हो रहा था। IRV जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, और जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सहेलेशन हो रहा है, और ये 1100 से 1200 ml के बीच में होता है, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कि बचा हुआ जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग द लंग इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। आपके लंग में और एयर जो बचा है, जबकि आप फोर्सफुल एक्सपेलेशन भी कर लिए हैं, उसके बाद भी जो वॉल्यूम बचा है तो उसे क्या कहते हैं, रेजिडुअल। रेजिडुअल का मतलब ये होता है बचा हुआ वॉल्यूम, ठीक। तो ये 4 चीज़ें हैं जो वॉल्यूम जिसकी चीज पाई जाती हैं आपके लंग्स में। सबसे पहले टीडल, आवश्यक वॉल्यूम जो कितना होता है, 500 ml होता है, जिसमें से वेंटिलेशन आप जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो 350 ml ही लेते हैं। और 150 ml क्या होता है, इसका एक्सचेंज वगैरह नहीं होता है। IRV इंटरनल जो होता है, जो इंस्पायर करते हैं आप फोर्सफुल ब्रीदिंग के थ्रू, 2500 से 300 ml। एक्सपिरेटरी वॉल्यूम ERV जिसे आप कहते हैं, ये 1100 से 1200 जो आप सांस छोड़ते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग के थ्रू। और रेजिडुअल वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके आयतन जो एयर बच जाता है उसे क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गए आपके वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होती है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, उनके आयतन क्या होते हैं, जब आपके लंग्स में पाए जाते हैं उनके आयतन क्या होते हैं, उनके वॉल्यूम्स क्या होते हैं, इनके बारे में। अब उनकी कैपेसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए ये देखिए, ये फार्मूला आपको देखने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ नहीं है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब इंस्पायर करने की, यानी कि सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, टीडल वॉल्यूम। ये IC मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, तो इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन वो क्या था, IRV इंस्पायर्ड रेस्पिरेशन वॉल्यूम। ये देखिए यहाँ पे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, रेजिडुअल वॉल्यूम RV, यही लिखा गया है। तो जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, टीडल वॉल्यूम यानी कि 350 जो आपका था टोटल 500 ml, और IRV, इन दोनों को जोड़ के जो कैपेसिटी बनती है उसे क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मतलब सांस लेने की जो कैपेसिटी है उसे क्या कहते हैं, IC।
एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, सांस छोड़ने की कैपेसिटी, इसको भी टीडल वॉल्यूम, और जो आपने एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम जो आपने रखा है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आपने रखा सप्लीमेंट्री वॉल्यूम, उसको जब आप जोड़ेंगे जो 1100 से 1200 ml है, तो उसे क्या कहा जाएगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो फंक्शनल है, जिसे जैसे कि जिसमें ERV और RV दो चीज़ें आ रही हैं, मतलब फंक्शनल में क्या, जितना आपने एक्सपायर कर दिया मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जितना बचा हुआ है यानी कि रिजर्व जो है रेजिडुअल वॉल्यूम जितना बचा हुआ है उसे क्या कहेंगे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। मतलब फंक्शन होने के बाद जो कैपेसिटी बची हुई है उसे क्या कहेंगे, टोटल कैपेसिटी को। वाइटल कैपेसिटी आवश्यक, जो वाइटल मतलब क्या होता है, आवश्यक। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आएगा आपका, टीवी टीडल वॉल्यूम, IRV मतलब कि आपका जो इंस्पायर आपने किया, और ERV एक्सपायर रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को जोड़ के आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे वाइटल कैपेसिटी जो आपके लिए आवश्यक है। वाइटल का मतलब होता है आवश्यक, वाइटल ऑर्गन जिसे कहते हैं, आवश्यक ऑर्गन, वाइटल थिंग्स, वाइटल गुड्स जिनको आप कहते हैं, वैसे ही वाइटल कैपेसिटी कितनी आवश्यकता है। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या आ जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी में आपका आ जाएगा VC यानी कि वाइटल कैपेसिटी पूरा आप जोड़ लीजिए, और RV रेजिडुअल कैपेसिटी को आप जोड़ लेंगे। देखिए आपने सारा कर लिया, टीडल वॉल्यूम ले लिया, इंस्पायर कर दिया, एक्सपायर कर दिया, उसके बाद जो रेजिडुअल वॉल्यूम बचा यानी कि वाइटल कैपेसिटी टोटल और रेजिडुअल जो बचा, उन तीनों को, दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, वो टोटल लंग की कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी रहती हैं। इस पर आप लोगों का क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, बस यही चीज़ें आपको जाननी रहती हैं इसमें। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक ग्राफ दिखाया गया है। ठीक है, ये ग्राफ देखिए, यहाँ पे ये कुछ नाम जान लीजिए। स्पायरोमीटर, स्पायरोग्राम क्या होता है, जिससे आप स्पायरोमीटर ब्रीदिंग का एस्टिमेशन करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, जिससे आप नापते हैं उसे स्पायरोमीटर कहा जाता है, जो 12 से 16 टाइम पर मिनट में नापता है। और स्पायरोग्राम जो ग्राफ बनता है इस तरीके से, अभी आपको जो मैं दिखा रही हूँ उसे क्या कहा जाता है, स्पायरोग्राम कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में जब आप कार्डियक आउटपुट और ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे ECG के बारे में। उसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, 1 से लेके मैक्सिमम इंस्पिरेटरी, ये देखिए मैक्सिमम इंस्पिरेटरी का लेवल और मैक्सिमम एक्सपिरेटरी लेवल, ये देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है आपका, ये IRV है। ठीक है, और ये नीचे की तरफ क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम है। ये आपका ERV है, इतने दूर में जो ये हुआ है ये ERV है। इंस्पायर कैपेसिटी, ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और फंक्शनल कैपेसिटी, रेजिडुअल कैपेसिटी को मिला के आपका टोटल कैपेसिटी यहाँ पे निकाला गया है। इसी तरह इस डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, आपका वॉल्यूम लिया गया है L पे। ठीक है, इस तरीके से ये शो किया गया है। यहाँ पे देखिए ये रेजिडुअल, ये मान लीजिए आपका लंग लिया गया। ठीक है, लंग में इतना क्या है, ये टोटल कैपेसिटी है आप जो एक्सपायर कर रहे हैं। ठीक है, नीचे की तरफ जो आपका एक्सपायर कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, और ऊपर की तरफ जो इंस्पायर कर रहे हैं IRV है। नीचे की तरफ ये देखिए इतना ही आपका ERV है। और टोटल में क्या आप गया, इंस्पायर कैपेसिटी, एक्सपायर कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी, ये आपका हो गया क्या, ये दोनों जब आप मिलाएंगे तो वाइटल कैपेसिटी, और इन तीनों को जब आप मिला देंगे तो टोटल लंग की कैपेसिटी आ जाती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में कल मैंने थोड़ा सा बताया था आपको। पल्मोनरी गैस एक्सचेंज होता है, सिस्टमेटिक गैस एक्सचेंज होता है। पल्मोनरी गैस एक्सचेंज किस तरीके से होता है, जब बिटवीन एल्वियोली और पल्मोनरी ब्लड कर्पस्कल, कल भी मैंने आपको बताया था, CO2 अंदर आ जाएगा, O2 बाहर चला जाएगा। और सिस्टमेटिक में क्या होता है, O2 अंदर की तरफ टिश्यू में आ जाता है, यानी कि ये इसमें क्या होता है, प्योर ब्लड आ जाता है, और ये CO2 बाहर की तरफ चला जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पूरा पार्शियल प्रेशर के बारे में बताया गया, किस तरीके से एक्सचेंज होता है। ये जब आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से आपके ब्लड में डबल सर्कुलेशन होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से लेके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर ये राइट वेन्यूल में आ जाता है, राइट आर्टरी, राइट वेंस, लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेन्यूल। ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ अंदर की तरफ चला जा रहा है, CO2 इस तरफ आ जा रहा है। सिस्टमेटिक वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है। यहाँ पे यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लेंगे। और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ड्यू टू सिंपल डिफ्यूजन होता है वाया RBC, 97% होता है RBC के थ्रू, ब्लड के थ्रू। आपको मैंने पहले बताया था हीमोग्लोबिन क्या होता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को और वो लेकर जाता है। डिजॉल्व इन प्लाज्मा 3% होते हैं। ठीक है,
CO2 का ट्रांसपोर्ट डिजॉल्व इन प्लाज्मा 70%, वाया CO3 के फॉर्म में 70% और कार्बोनियम के फॉर्म में 23%। ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब कल मैं आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में बताऊंगी। तो होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।